चलिए जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। मोनो हेलो एल्केन मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा। डाई हेलो एल्केन हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन, लेकिन उससे पहले टेस्ट की बात कर ली जाए। गुरुवार को टेस्ट था, टोटल 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो पिछले से तुलना में और कम हो गए। तो टेस्ट लगातार देना है, नहीं तो आगे जाकर आपको नुकसान होगा। मैंने पहले ही बताया था कि स्कूलों का पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और परीक्षाएं देते रहिए। बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट पेपर की। पहले टेस्ट पेपर की मैं बात करता हूँ, जो अभी टेस्ट लिया है गुरुवार को। पहला क्वेश्चन उसमें था SN2 का, जो मैंने रिएक्शन दे रखी थी CH3 CH2Cl OH माइनस। इस अभिक्रिया को पूर्ण करना था और इसकी क्रियाविधि लिखनी थी। तो देखिए, यह क्रियाविधि के अंदर मैंने बताया था, ये कार्बन है, ये कार्बन बीच में लेना है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जोड़ दिया। उसके बाद में इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन और 1 मैथिल है। तो देखो, 1 मैथिल समूह जोड़ दिया मैंने और 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार की संरचना बनानी थी। पहली जो संरचना बनानी थी वो इस प्रकार की संरचना बनाई थी। कईयों ने क्या किया, हाइड्रोजन भूल गए, यहाँ पर HHS लगा दिया, मतलब रट लिया उन्होंने। जो मैंने समझाया था वो उसको रट लिया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो, चेंज कर दिया मैंने, CH3 CH2Cl है। तो ये कार्बन बीच में लेना है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ मैथिल और 2 हाइड्रोजन, फिर आगे अभिक्रिया करवानी है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था बीटा विलोपन का। ये क्वेश्चन था CH3 CHCl CH2 CH3। अल्कोहलिक KOH दे रखा था। आपको बताना था कि मुख्य उत्पाद जो बनेगा, एल्कीन बनेगी, उसका IUPAC नाम, तो अभिक्रिया पूर्ण करनी थी। IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूट-2-इन। उसके बाद में इसी के अंदर मैंने सेटजेप का नियम आपको लिखने को बोला था। सेटजेप का नियम लिखना था। 2 नंबर का क्वेश्चन ये था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बच्चे इसमें गलतियां कर रहे हैं और आज मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और क्या एक्चुअली में तुम्हें करके आना है। वाइनिल की बात करूं तो देखिए, ये समूह वाइनिल कहलाता है। अगर मैंने बोला है कि वाइनिल ब्रोमाइड, तो मैं यहाँ पर Br समूह लगा दूंगा। अब कई सारों ने क्या किया, ऐसी संरचना बना के भेजी मेरे पास, ये वाली, कि सर वाइनिल ब्रोमाइड है। कि सर आपने बताया था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 है, तो सर वाइनिल हो गया। वाइनिल समूह ये होता है, ये याद कर लेना, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि अब मैंने ये बताया, ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, Br लिख दिया और तुमसे पूछा कि बताओ ये समूह कौन सा है, ये भी तुमने बोला सर वाइनिल समूह है। ठीक है, ये वाइनिल समूह है, मैं मानता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछे वाइनिल ब्रोमाइड की संरचना बनाओ, तो तुम्हें ये बनानी है, ध्यान रखना, ये समूह वाइनिल कहलाता है। CH2CH रट लेना, याद कर लेना। CH2 डबल बॉन्ड CH समूह को वाइनिल समूह कहते हैं। इसके अलावा सब कुछ भूल जाओ। आगे बात समझ में। IUPAC नाम कईयों ने गड़बड़ी की थोड़ी बहुत। सीधी सी बात है कि काउंटिंग कहां से करेंगे, कईयों ने यहां से काउंटिंग की। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे आता है, लेकिन अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो भी तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और प्रतिस्थापी भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से काउंटिंग करना ज्यादा सही है। तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 कार्बन है तो एथ और 1 के ऊपर क्या है, E। 1 ब्रोमो एथ 1 E। इसी प्रकार दूसरा मैंने यहां पर दिया था आपको, वाइनिल के बाद में तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये तृतीयक ब्यूटिल सिंपल था। ये तो 3 डिग्री का कार्बन लेना है, ये 3 डिग्री का कार्बन है और 4 कार्बन है, उसको ब्यूटिल बोलते हैं हम लोग। IUPAC नाम में कुछ एक ने गड़बड़ की, बाकी मैक्सिमम ने सही लिखा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल और प्रोपेन। सिंपल नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडल-कॉप्स अभिक्रिया का दिया था मैंने। यहाँ पर बेंजीन वाले दे रखी थी और यहाँ पर ये आपको द्वितीयक क्लोराइड दे रखा था, आइसोप्रोपिल क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको बोला गया था अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और इसकी मैकेनिज्म लिखिए। क्रिया फीडर क्रॉप्स अभिक्रिया थी, ये कई सारे किस्म पूछा कि सर ये SN1 है या SN2 है। SN1 SN2 कहाँ से आ गई? SN1 SN2 तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, और यहाँ कोई नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, यहाँ से H निकलता है, याद आया? ये फ्रीडर क्रॉप्स अभिक्रिया है, इसको नाभिक स्नेही से कनेक्ट मत कर देना। तो वो पूरी मैकेनिज्म लिखनी थी जो मैंने पूरी समझा रखी थी। लास्ट क्वेश्चन था डाल्टन अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया, इसके रासायनिक समीकरण लिखने थे तो सिंपल थे, डाल्टन अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, सिंपल क्वेश्चन पेपर था। कई बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया, कहीं ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की, तो ध्यान रखना थोड़ी बहुत भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से काम करना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैंने कुछ आईपीसी नाम दिए थे आपको, एथाइलिन ग्लाइकोल का दिया था आईपीसी नाम, तो वो होगा एथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। फिर मैंने आईपीसी नाम आपको दिए थे, हाँ, एल्डिहाइड का एक, कहीं ने गड़बड़ की, CSCCOH, कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीसी अनुलग्न होता है L, 2 कार्बन है तो एथेनल, तो नाम हो जाएगा एथेनल। इसी प्रकार एक एसीटोन का मैंने बोला था आपको आईपीसी नाम लिखने का, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 2 के ऊपर क्या है? ऑन, आईपीसी नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, सिंपल नाम है। तो ये है जो आईपीसी नाम दिए थे बहुत सिंपल दिए थे। चलिए जी हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सी ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न या ट्राई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन के बाद में हम लोग पढ़ते हैं ट्राई हेलो एल्केन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलता हूं मैं सबसे पहले, जो आगे के चैप्टर में भी काम आएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो देखिएगा हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये आपके 12th लेवल पे बहुत छोटी सी दे रखी है, लेकिन मैंने थोड़े अच्छे लेवल की करवाई है इसमें, आगे के लेवल को भी ध्यान रखते हुए कि हेलोफॉर्म होता क्या है हमें ये समझना है। तो देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये समूह होता है CSC CHOHR या फिर CSC C डबल बॉन्ड O, वे कार्बनिक यौगिक, कोई समूह मैंने Z लगा दिया यहाँ पर, कोई समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ये दो समूह उपस्थित होंगे वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। क्या करेंगे? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। हेलोफॉर्म का मतलब ये हेलोजन के साथ में और सार के साथ में, सार कोई भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उनकी उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। अच्छा, हेलोफॉर्म क्या होता है बता देता हूं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म की बात की मैंने, CHCl3, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर मैं बोलूं CHI3, इसको मैं क्या बोलूंगा? आयोडोफॉर्म। CHBr3, इसको क्या बोलूंगा? ब्रोमोफॉर्म। और अगर मैं बोलूं CSX3, X का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको मैं क्या बोलूंगा? हेलोफॉर्म। यानी CHX3 को क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। तो वे यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित होगा वो हेलोजन और सार के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? हेलोफॉर्म का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं कि वो समूह कौन कौन से हो सकते हैं जो हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, जिनमें ये समूह होना चाहिए। तो इस आधार पर दो प्रकार की हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, एक तो धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एक ऋणात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया। धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया, धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो परिभाषा वही होगी कि वे यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित होते हैं जो हेलोजन और सार की उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जैसे बताइए ये CSCOH, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? पोज करके बताइए, पोज कीजिए वीडियो को और देखिए कि क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ये समूह होना चाहिए, या तो ये या ये वाला समूह। चलिए देखते हैं यहाँ पर,
ये समूह उपस्थित नहीं है इसके अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। OH तो है, CH3 है, लेकिन ये समूह नहीं है, ये एरोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। सेकंड बात करते हैं CH3 CH2OH, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? पोज कीजिए और बताइए मुझे कि क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। चलो कर दिया आपने। देखिए यहाँ पर कई आंसर निकला होगा सर नहीं देगा, कहीं देखा सर CH3 है, CH3 है, OH है, OH है, CH यहाँ तो CH2 है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। देखिए यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CHOHH, आ रहा है यहाँ H लिख दिया। क्या अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये होगा कि नहीं होगा? CH3 CH2OH, यानी ये समूह उपस्थित है CH3 CHOH, और जिसके अंदर भी ये समूह उपस्थित होगा CH3 CHOH, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इसका मतलब एथेनॉल, एथेनॉल है ना ये, 2 कार्बन OH ऑल, एथेनॉल, एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा हमारे एथेनॉल। इसी प्रकार अगर मैं ये बात करूं HCOH, एल्डिहाइड है, सबसे पहला एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, याद रखना फॉर्म एल्डिहाइड। बताइए क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो इससे कंपेयर करेंगे, अब CO समूह आ गया, CO इधर मैथिल होना चाहिए, ना इधर मैथिल है ना इधर मैथिल है, यानी ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। सेकंड की बात करता हूं एसिड एल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम लिखने को बोला था मैंने आपको, ये वाला CH3COH, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? बिल्कुल देगा, आपको नजर आ रहा होगा। CH3CO समूह, CH3CO समूह है, यहाँ पर कुछ भी हो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? CH3 CH2 COH, अगला एल्डिहाइड, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? सोचिए सोचिए सोचिए, सोच लिया? नहीं देगा। CH3 है, CH3 है, CO है, CO, लेकिन बीच में ये आ गया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। क्या फटाफट बताइएगा आप 1 सेकेंड में, क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? बिल्कुल देगा, जिसमें CH3CO समूह होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। CH3CO समूह होना चाहिए, CH3CO समूह है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्या ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? फटाफट सोचिए। कहेंगे सर नहीं देगा, कि सर CH3 है, CH3 है, CO है, CO, लेकिन बीच में ये आ गया। अरे अब नंबरिंग कहां से करोगे? उधर से करोगे, उधर से करोगे तो देखो ये CH3CO समूह आ रहा है, आ रहा है CH3CO समूह, ये तो समूह चाहिए हमें, यानी ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो ये वो समूह है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे या नहीं देंगे आपको लिखकर भेजना है। CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और ले लीजिए CH3CO COOH, इसको बोलते हैं पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल। और ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, इसको बोलते हैं पाइरुवे एल्डिहाइड, पाइरुवे एल्डिहाइड। आपको इन तीनों का बताना है, मुझे लिखकर भेजना है कि इनमें से हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये नेम देखना है, ये समूह होगा तो हेलोफॉर्म देगा, या ये समूह होगा वो हेलोफॉर्म देगा। आइडिया हो गया होगा आपको, इन तीनों के बारे में मुझे लिखकर भेजना है। चलिए, ये तो हो गया धनात्मक। सेकंड बात करते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक, अब आप सोचोगे कि सर ऋणात्मक तो वो होंगे जिनमें ये समूह नहीं होगा, नहीं, गलत। ऋणात्मक के अंदर भी ये समूह उपस्थित होता है, लेकिन वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते, यानी हेलोफॉर्म का निर्माण नहीं करते। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, CH3CO समूह है, CH3CO समूह है, लेकिन ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। जैसे कि एमाइड CH3CONH2, CH3CO समूह है, लेकिन ये नहीं देगा। CH3COX ऑयल हैलाइड
CH3CO समूह है लेकिन ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। एस्टर CH3COOCO CH3 एस्टर है। अगर मैंने यहाँ R लिख दिया, यहाँ R कॉमन समूह ले दूं R, तो ये समूह है। यहाँ पर सॉरी मैथिल कर दिया, यहाँ पर भी मैथिल कर दिया। CH3CO समूह है, इधर भी CH3CO समूह है, लेकिन ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि CH3CO समूह है, फिर भी ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देंगे। तो कारण इनमें डिफरेंस कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर इनके पास में जो समूह है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। डबल बॉन्ड लोन पेयर क्या होगा? अनुनाद होगा अनुनाद। इसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यहाँ पर भी क्या होगा? अनुनाद होगा। हेलोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, यहाँ पर भी क्या होगा? अनुनाद होगा। यहाँ पर भी लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अनुनाद होगा। यानी इन सब के अंदर जो ये CO समूह है, वो देखो मुक्त अवस्था में नहीं है, अनुनाद में भाग ले रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बताओ यहाँ पर क्या लोन पेयर होता है? क्या नहीं होता है? अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, अभी मैंने बताया CH3COH, क्या यहाँ लोन पेयर है? नहीं है, तो ये अनुनाद में भाग लेगा नहीं CO समूह। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अभी मैंने एथेनॉल बताया आपको, ये वाला, क्या यहाँ लोन पेयर है? नहीं है, ये भी अनुनाद में भाग नहीं लेगा, यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं होगा। तो यहाँ पर जिनमें अनुनाद होगा, जिनमें CO समूह अनुनाद में भाग लेगा, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देंगे। आगे बात समझ में? तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारे कौन देगा? एक तो एल्डिहाइड देगा, एक अल्कोहल देगा, एक कीटोन देगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये 3 हमें याद रखने, ये तीनों क्या करेंगे? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। तो चलिए जी चलते हैं कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है। अभी मैं हेलोफॉर्म की बात कर रहा हूँ सिंपल वे में, कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है वो हम लोग लेते हैं। तो क्या होता है, ये लिया मैंने CH3CHOHR, ये समूह ले लिया। सबसे पहले क्रिया करवा दी इसकी हेलोजन के साथ। हेलोजन यानी H2, हेलोजन का एक अणु लिया मैंने यहाँ पर, हेलोजन का एक अणु लिया। ये था CH3COZ। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन है, इस 2 हेलोजन के साथ में बाहर निकल जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा? CH3COR प्लस 2HX। पहला पद तो ये होता है, सबसे प्रथम पद तो ये होगा कि यदि हम लोग अल्कोहल लेकर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? X2 है, हेलोजन लिया, दोनों हाइड्रोजन X2 हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएंगे, पीछे बच जाएगा CH3COR। यही समूह बच गया। अब देखो सेकंड CH3COR, इस समूह को लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 3 हेलोजन के अणु और ले लिए, 3X2। अब देखो हमें हेलोफॉर्म बनाना है। हेलोफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हेलोजन 3 होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन, आयोडोफॉर्म में 3 आयोडीन, ब्रोमोफॉर्म में 3 ब्रोमीन। इसी प्रकार यहाँ पर 3X होने चाहिए हेलोफॉर्म के लिए। तो देखिए 6X लिए हमने, 3X तो यहाँ लग जाएंगे, ये हो जाएगा CX3। 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, क्या बनाएंगे मैं अभी बता दूंगा। आगे क्या बच रहा है? C डबल बॉन्ड OR। पीछे क्या बच गया देखना, यहाँ पर 6 थे, 3 तो यहाँ जुड़ गए, 3X बच गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3HX। ठीक है, अब तीसरा पद पे चलते हैं, ये थर्ड। तीसरा पद देखिए यहाँ पर CH3COR। अब क्रिया करवाएंगे हम लोग सार के साथ। ये तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, सबसे पहले क्रिया करवानी है हेलोजन के साथ, उसके बाद में करवानी है सार के साथ। में सार के साथ क्रिया करूंगा तो देखो हेलोफॉर्म किसको बोलते हैं? CHX3 को, इसी को हेलोफॉर्म बोलते हैं। हमारे पास में CH3 है, तो हमें हेलोफॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? केवल H चाहिए। तो ये वाला H है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? हेलोफॉर्म CHX3। पीछे क्या बच गया वो यहां से पढ़ना है हमें, ये ध्यान रखना हमेशा। तो देखो पीछे क्या बच गया? R CO CO ONA ONA।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, CO सोडियम लग गया वहां पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो ये किसका निर्माण हो गया, हेलोफॉर्म का। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म। जिनमें भी CH3CHOHR ये वाला समूह होगा या जिनमें CH3CO समूह होगा वो हेलोजन और सार के साथ में क्रिया करके कौन सी अभिक्रिया देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का निर्माण करेंगे। तो चलिए जी सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म के ऊपर। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक है इसके अंदर आपके फूल्स में, एक क्लोरोफॉर्म है, दूसरा आयोडोफॉर्म है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं CHCl3। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक होता है, बेहोश करने में काम आता है। पुराने ज़माने में काम आता था, अब ऐसा काम नहीं आता। पुराने ज़माने में जब पुरानी वाली पिक्चरों में शक्ति कपूर देखा होगा आपने मूवी में, वो शक्ति कपूर आता है, किसी बच्चे का किडनैप करना होता है तो रुमाल के ऊपर कुछ दवाई छिड़क के लेके आता है, बच्चे के मुंह पे लगाता है, उसको उठा के लेके चला जाता है। तो वो रुमाल के ऊपर जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। अब इसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसकी अधिक मात्रा से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्लोरोफॉर्म सुरक्षित निश्चेतक नहीं है। सुरक्षित निश्चेतक क्या है मैं आगे आपको बता दूंगा। तो देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली विधि, फर्स्ट विधि पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के बनाने की, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला की विधि में क्या होता है, एल्डिहाइड या एल्कोहल या कीटोन ले लो, कोई भी ले लो, उसकी क्रिया, एथिल एल्कोहल ले लिया हमने, एथिल एल्कोहल या एसीटोन, इसकी क्रिया करवाई जाती है विरंजक चूर्ण से, COCl2 और जल के साथ। एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया विरंजक चूर्ण और जल के साथ करवाने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कैसे, तो लेते हैं हम लोग अभिक्रिया, समझिएगा यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। पहली विधि की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल का मतलब CH3 CHOHH, ये समूह है इसके अंदर, CH3 CH2OH, या फिर इस रूप में बोल सकता हूं। और जिनमें भी ये समूह होगा वो कौन सी अभिक्रिया देगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, यानी हेलोफॉर्म बनाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये जल के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर Ca, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, दो हाइड्रोजन ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और दो क्लोरीन पीछे बच गए, नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन। ठीक है, अब मैं अल्कोहल ले रहा हूं, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल ले लिया और मैंने ये दो नवजात क्लोरीन ले लिए जो वहां पर बने थे, नवजात क्लोरीन। अब देखना यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, वो दो इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बना देंगे, दो HCl बना देंगे, दो HCl। पीछे क्या बच गया, CH3 CHO। अब कई सारे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, CH3 C और OH, मैं तो ऐसे लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। क्या ऐसी कभी कोई संरचना देखी है, क्या इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, नहीं हो रही, तो सही रूप में लिखना है हमें। और ये क्या है, एल्डिहाइड, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है। और देखो ये CH3 CO समूह है और ये समूह होगा तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो चलिए, तो यहाँ पर अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल क्रिया करवाई क्लोरीन के द्वारा, नवजात क्लोरीन से, और एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीकरण हो गया। इसको ऑक्सीकरण क्यों बोला, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो ऑक्सीजन तो है इसके अंदर पहले से ही, तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का निकलना, देखो हाइड्रोजन बाहर निकला, दो हाइड्रोजन कम पड़ गए ना, दो हाइड्रोजन कम पड़ गए, तो इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे।
तो किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का। अब देखना नेक्स्ट स्टेप, ये एल्डिहाइड लिया हमने, इसकी क्रिया और नवजात क्लोरीन से करवाई, और अधिक नवजात क्लोरीन ले लिया हमने, 6 ले लिया, तो 3 तो यहां पर लग जाएगा, ये हो जाएगा CCl3COH, और 3 है क्लोरीन, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएंगे 3 HCl के रूप में। ठीक है जी, संतुलित करके देख सकते हो आप। इसको बोलते हैं क्लोरिल, याद रखना ये नाम इसका, क्लोरिल। CCl3CHO, इसको क्लोरेल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये काम आएगा। अब ये क्लोरेल है, क्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो देखना यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, यही है, OH 2 है, OH 2 है, 2 लिख दिए, तो 2 OH है, तो इसके अणु भी मैं 2 ले रहा हूं। देखना यहाँ पर CCl3CHO, कंबाइन करके लिख सकता हूं मैं CHO। इसी प्रकार एक अणु यहाँ ले लिया CCl3CHO। ठीक है, हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए यहाँ पर किसकी कमी पड़ रही है, H की, H यहाँ से आ जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म बन गया। यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म के लिए किसकी कमी पड़ रही है, H की, H यहाँ से आ जाएगा। तो बताओ 2 क्लोरोफॉर्म के अणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन गए। एक ये रहा क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म ये रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पीछे क्या बच गया। तो देखिए, बताइए पीछे कितने हाइड्रोजन बचे, कितने हाइड्रोजन बचे पीछे, 2। कार्बन कितने बचे, 2। ऑक्सीजन कितने बचे, 1 2 3 4, और कैल्शियम कितना बचा, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HCOO2Ca। चेक कर सकते हो कि संतुलित है कि नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 तो कोष्ठक अंदर है, और बाहर 2 रखा है, 2 × 2 4, और कैल्शियम कितना, 1। बताइए इसका नाम क्या होगा। अब थोड़ा खुद से सोचना स्टार्ट कीजिए। HCOOH, ये कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है ना। अगर मैं यहाँ से H+ निकाल दूं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस। अब मैंने इसकी क्रिया करवा दी कैल्शियम के साथ। कैल्शियम सेकेंड वर्ग का तत्व होता है जिसका ऑक्सीकरण अंक होता है +2, ये +2 लगा दिया। आवेशों का आदान प्रदान होगा, 2 इधर जाएगा, 1 इधर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCOO, ये 2 इधर आ जाएगा, और पीछे बच जाएगा C। तो ये फॉर्मिक अम्ल से बना है लवण, तो नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, इसको बोलेंगे फॉर्मेट। नाम के आगे कैल्शियम है तो नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि यदि हम लोग एथेनॉल नहीं लेके, यानी एथिल अल्कोहल नहीं लेके एसीटोन ले ले तो क्या होगा। तो चलिए जी एसीटोन लेते हैं। समीकरण में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों समीकरण एक जैसी है। मैं अब अभिक्रिया स्टार्ट कर रहा हूं एसीटोन से, क्योंकि एसीटोन में भी वो समूह होता है। एसीटोन किसको बोलते हैं हम लोग, CH3 COCH3। इसमें ये समूह है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, याद आ गया होगा आपको। तो देखो वही है कि क्रिया करवा दी, जल के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और नवजात क्लोरीन बनेगी, वो तो होगा। एसीटोन लिया मैंने, ये एसीटोन लिया, नवजात 6 क्लोरीन ली मैंने, 3 तो यहाँ जुड़ जाएगी CCl3 COCH3, और 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगी। मत पूछना कि सर हाइड्रोजन 3 कहाँ से आ गए, ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन निकले ना यहाँ से, 3 क्लोरीन के साथ 3 एसिड बनाएंगे। ये हम लोग यहाँ लेते हैं, ये जो बन गया हमारा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, CaOH, इसके 2 अणु लूंगा मैं सामने, CCl3 COCH3, एक और CCl3 COCH3। अब मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो किसकी कमी पड़ रही है, H की। किसकी कमी पड़ रही है, H की। तो कितने अणु बन गए क्लोरोफॉर्म के, 2।
बन गए। पीछे क्या बच गया ये देखिए, पीछे देखिए 2 मैथिल समूह बच गए, 2 कार्बन बच गए और ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 1 कैल्शियम, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3COO2Ca, है ना, संतुलित है ना। मैथिल 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। अब ऊपर वाला नाम जैसे मैंने बताया था आपको कैल्शियम फॉर्मेट, इसका आपको नाम मुझे लिखकर भेजना है। सोचिएगा कि कौन सा अम्ल यूज हुआ है, उस अम्ल का सामान्य नाम आप 10th क्लास से पढ़ के आए हो। जैसे फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं HCOH को, उसी प्रकार CSCCOH, ये कौन सा अम्ल होता है, सामान्य नाम दिमाग में आ गया होगा कईयों के, तो इसका नाम लिख के मुझे आप भेजिएगा कि क्या नाम हो इसका होगा। तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अब इम्पोर्टेंट है कि 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये समीकरण पे नहीं था, क्वेश्चन था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके नोट्स के अंदर चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है वो बनाना था एग्जाम का, था 2 नंबर का क्वेश्चन था डायग्राम का, ये समीकरण नहीं लिखनी थी। तो डायग्राम आप देख लीजिएगा आपके नोट्स के अंदर, सिंपल डायग्राम है और उसके अंदर ये यही मिलाया हुआ है, एसीटोन मिला रखा है या एथिल अल्कोहल मिला रखा है, विरेंद्रचूर्ण मिला दिया, जल मिला दिया और क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर दिया। तो सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहली विधि थी हमारे प्रयोगशाला विधि। सेकंड विधि की बात करते हैं। सेकंड विधि है क्लोरेल हाइड्रेट से, क्लोरेल हाइड्रेट से निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो क्लोरेल अभी मैंने आपको बताया था CCl3CHO, यही बताया था CHO, इसको क्लोरेल बोला था। क्लोरेल हाइड्रेट क्या होता है, यहाँ पर 2 OH लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर 2 क्या होते हैं OH होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेल हाइड्रेट। इसकी क्रिया कहलाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, H चाहिए। H यहाँ से ले लिया मैंने, ये H यहाँ से ले लिया, ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH हमेशा क्या होते हैं, अस्थायी। तो बताइए कौन सा अणु बाहर निकलेगा, जल का, ये निकल गया जल का अणु। अब पीछे क्या बच गया, तो देखिए पीछे बच गया H C O और ये N बच गया। HCON, ये कौन सा अम्ल है, HCOH फॉर्मिक अम्ल। इसको क्या बोलूंगा मैं, सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक अम्ल मत बोल देना, लवण हो गया ये, सोडियम फॉर्मेट। तो ये क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया, निर्माण। और इस प्रकार जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होती है। तो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की विधि का समीकरण दीजिए। तो ये विधि है, समीकरण है शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की, याद रखिएगा शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तीसरी विधि की बात करते हैं CCl4 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवाते हैं हम लोग Fe और जल की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक होता है Fe और जल। तो देखिए 2 हाइड्रोजन लिए हैं, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। पीछे कितने बच गए, 3, और यहाँ क्या बच गया HCl, है ना। एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके बाहर निकल गया, पीछे क्या बच गया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म। तो तीसरी विधि होगी ये। चौथी विधि की बात करते हैं। चौथी विधि आप लोगों ने पढ़ चुकी है पहले, हम लोगों ने हैलोजन के निर्माण की विधि में सबसे पहली विधि वही पढ़ी थी, एल्केन से। तो देखो यहाँ पर चौथी विधि बड़ी विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। ये क्रिया करवा दी हमने हैलोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो हमें पता है एक HCl बाहर निकलता था और क्या बनता था, मैथिल क्लोराइड। फिर वापस और क्लोरीन से क्रिया करवाई, एक और HCl बाहर निकल गया, फिर क्या बना था CH2Cl2, याद है। फिर और क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे और HCl बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा CHCl3। आगे और क्रिया करवाएंगे
Cl2 से और HCl बाहर निकलेगा, बताओ क्या बन जाएगा, CCl4। यानी क्या क्या बनता था, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता था। अब हमें इसमें से ये चाहिए, इसी के बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो ये 4 प्रकार के मिश्रण प्राप्त हो गए, ये चाहिए, तो इसको क्या कर देते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर देते हैं। प्रभाजी आसवन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के क्वथनांक में अंतर होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करते हैं। तो प्रभाजी आसवन द्वारा क्लोरोफॉर्म को पृथक कर लिया जाता है। एक विधि ये हो गई, किसी काम की विधि ये नहीं है। लास्ट विधि की तरफ चलते हैं हम लोग, पांचवी विधि। पांचवी विधि है हेलोजन और क्षार के साथ में, या सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, हाइपोहैलाइड से। यानी यहां पर हम लोग क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो हेलोजन की जगह मैं क्या लूंगा, क्लोरीन, और यहाँ हाइपोक्लोराइट बोलूंगा, क्लोराइट। हैलाइड जो वर्ड मैंने यूज लिया, बेसिक पता होना चाहिए आपको कि हैलाइड किसको बोलते हैं। पहले मैं हैलाइड क्या बता देता हूं आपको, कि जब भी हम लोग क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, इसकी क्रिया मैंने हैलोजन से करवा दी, तो देखो बनता क्या क्या है। एक तो बनेगा NaX, ठीक है, 2 अणु लेते हैं, एक बनेगा NaOX और एक बनेगा जल का अणु H2O। सोडियम 2 है, एक सोडियम तो हेलोजन से क्रिया कर देगा X, फिर एक और सोडियम बच गया, ऑक्सीजन 2 बच गए, एक ऑक्सीजन ले लिया और एक हेलोजन बचा था, एक हेलोजन ले लिया और जल का अणु बाहर निकाल दिया। संतुलित है, चेक कर सकते हो आप, मैच करवा सकते हो, कहते हैं ये है ना सोडियम। तो देखो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हैलाइड, सोडियम से हैलाइड जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपोहैलाइट, और जल का अणु बाहर। जैसे कि हम लोगों को क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो बताओ हेलोजन में यहाँ क्या लूंगा, मैं क्लोरीन लूंगा, तो बताओ क्या क्या बनेगा, NaX की जगह क्या बनेगा, Cl, NaOX की जगह क्या, Cl प्लस H2O। तो बताइए इसका नाम मैं अब क्या बोलूंगा, सोडियम हाइपोहैलाइट नहीं बोलूंगा, हैलाइट की जगह क्या ले लिया हमने, क्लोराइड, नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड मत बोल देना है ना। तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आगे बात समझ में, चलिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर एल्कोहल ले लिया मैंने, CH2OH, एथिल एल्कोहल लिया, और मैंने यहाँ पर ले लिया NaOCl। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इस ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बाहर क्या निकल गया, जल। फिर पीछे यहाँ पर क्या बच गया, NaCl, और पीछे यहाँ क्या बच गया, CH3COH, बचा ना, CH3COH, ठीक है। वो वाला समूह मैं यहाँ लेता हूँ CH3COH। ये 3 अणुओं से क्रिया करेगा NaOCl से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पर कितने क्लोरीन चाहिए, 3, इसलिए 3 अणु लिए मैंने, ठीक है। तो 3 Cl यहाँ लग गए, तो ये हो गया CCl3, फिर COH, बताइए पीछे क्या बच गया, 3 NaO, और 3 हाइड्रोजन यहां से निकले, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ H लगा दूंगा, तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार बन गया। अब देखिए लास्ट अभिक्रिया जो बना है CCl3COH, जिसको क्लोरेल बोलते हैं, याद है क्लोरेल, क्रिया करवा दी NaOH के साथ में, वो NaOH बना उसके साथ क्रिया करेगा। हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर किसकी कमी है, H की, H यहाँ से आएगा, ये बन गया CHCl3। पीछे मैंने कहा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, HCOONA, HCOONA। ये दूसरी विधि, 5वीं विधि हो गई क्लोरोफॉर्म बनाने की। वही सेम विधि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो मैंने हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको समझाई थी, उसमें हमने हेलोजन से क्रिया करवाई थी पहले, फिर हमने क्षार के साथ क्रिया करवाई थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया, क्षार और हेलोजन की पहले क्रिया करवा दी, उससे ये हाइपोहैलाइड बना दिया, उस हाइपोहैलाइड की क्रिया हमने इससे करवा दी। तो अंतर कुछ नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां।
सारी की सारी। भौतिक गुण की तरफ चलते हैं तो क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला द्रव होता है। रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है, जल में अल्प विलेय होता है, जल से भारी होता है और निश्चितक के रूप में यूज होता है। ये मैंने बताया था, सुरक्षित निश्चितक नहीं है। फिर बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आया है ये ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या है, क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला रखने पर वो ऑक्सीकृत हो जाता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो जाता है और बनाता है विषैली गैस फोस्जीन। फोस्जीन 11th क्लास में मैंने बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी यूवी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर दो लिए अणु, यहाँ पर दो, विषैली गैस फोस्जीन का निर्माण करता है, COCl2 फोस्जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, और ये अत्यंत विषैली गैस है। विषैली गैस है, अत्यंत विषैली गैस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी वायु में खुला नहीं रखना चाहिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये ऑक्सीकृत होता है और विषैली गैस क्या बनाता है, फोस्जीन। इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको रंगीन कांच की बोतलों में भरकर रखते हैं। कांच की बोतलों में पूर्णतः भरकर रखते हैं। रंगीन किस लिए, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़े। पूर्ण रूप से भरकर इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जा पाए, थोड़ी सी भी जगह नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करने के लिए। फिर इसके अंदर इस रंगीन कांच की बोतल में क्लोरोफॉर्म को रख दिया जाता है, उसके साथ में इसके अंदर 1% एथेनॉल मिलाई जाती है। 1% एथेनॉल मिलाई जाती है। अब एथेनॉल क्यों मिलाई जाती है समझिएगा। यहाँ पर ये फोस्जीन है, C+OCl, ये है COCl2, उसको मैंने खोल के ऐसे लिखा है। और उसी कांच की बोतल में हमने एथिल अल्कोहल मिला रखी है, 1% एथिल अल्कोहल, HOC2H5, HOC2H5। यहां से निकलेगा HCl, यहां से निकलेगा HCl। देखिए पीछे क्या बच रहा है, O C2H5, C2H5। ये दो एथिल है तो इसको मैं बोलूंगा डाई एथिल। और देखो CO3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट, जो कि अविषैला होता है, अविषैल। अब समझिए कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफॉर्म की जो बोतलें होती हैं उनमें 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है। तो इसलिए मिलाते हैं कि यदि किसी कारणवश वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाए। अब देखिए यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया तो सोचिए उस बोतल के अंदर क्या बन जाएगी, फोस्जीन गैस। अब अगर हमने उसके अंदर 1% एथेनॉल मिला रखा है तो एथेनॉल क्या करेगा, फटाफट उस फोस्जीन के साथ में क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, डाई एथिल कार्बोनेट का, जो कि क्या होता है, अविषैला। यानी अब उस क्लोरोफॉर्म का कोई उपयोग भी करेगा तो वो हानिकारक नहीं होगा, उसका प्रयोग तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो निश्चित का काम तो करेगा नहीं, खराब हो चुका है, लेकिन वो शरीर को हानि भी नहीं पहुंचाएगा। वरना क्या होगा, अगर ये नहीं मिलाया होता तो जैसे ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन हो गया, अंदर क्या बन गई, फोस्जीन गैस, बोतल के अंदर फोस्जीन गैस बन गई। उस फोस्जीन गैस को दूर करने के उपाय हमने किए नहीं है, इसीलिए 1% क्या मिलाते हैं, एथेनॉल इसके अंदर मिलाते हैं, C2H5। बस याद रखना ये पॉइंट। ऑक्सीकरण के अंदर 2 पॉइंट मैंने बताए,
वायुमंडलीय ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होता है और फोर्जिन गैस का निर्माण करता है, जो कि विषैली होता है। उसको बचाने के लिए हमें इसे रंगीन कांच के बोतलों में पूर्णतः भर के रखते हैं। साथ में क्या मिलाते हैं? 1% एथिल एल्कोहल। आई बात समझ में आपको? एक और विषय यहाँ से बनता है कि देखिए, ये क्लोरोफॉर्म था, वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म था ऑक्सीकृत होने से पहले। जैसे ही ऑक्सीकृत हो गया, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है? अशुद्ध। अशुद्ध और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म से क्या बन गई? HCl। HCl बन गई। जैसे ही क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हुआ, किसका निर्माण किया इसने? फोर्जिन गैस के साथ में किसका निर्माण किया? HCl का। अब एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ AgCl का श्वेत अवशेष देता है? AgCl जो होता है उसका अवशेष हमेशा व्हाइट कलर का होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। कारण पूछा जाता है क्यों? या अशुद्ध क्लोरोफॉर्म देता है कि नहीं? अशुद्ध देता है। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ में AgCl का श्वेत अवशेष नहीं देता, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म देता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो गया, वो किसका निर्माण करेगा? HCl का। HCl AgNO3 के साथ क्रिया करेगा, यहां से HNO3 निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा? AgCl। ये बन गया AgCl, श्वेत अवशेष। यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म HCl बनने के कारण AgNO3 के साथ क्रिया करता है और AgCl का श्वेत अवशेष का निर्माण करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके अंदर। तो देखिए, ऑक्सीकरण के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो गए हैं, याद रखिएगा इनको। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काफी सारी अभिक्रियाएं हैं, 10 अभिक्रियाएं हैं। मैं आपको अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पहले बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण के बाद में क्रिया करवाते हैं एसीटोन से। एसीटोन, तो देखिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन ये है, ये काफी बार आ चुका है एसीटोन, तो आपको याद होना चाहिए। CHCCO क्रिया करवा दी क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। तो देखिए यहाँ पर ये जो H है वो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लगता है और पीछे जो CCl3 बच गया वो इस कार्बन के ऊपर बनता है। देखिए संरचना बनाने में तो ये संरचना आपको याद होनी चाहिए। ये है CCl3, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर ये लग गया CCl3 और ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या लग गया? H, ठीक है। ये मत पूछना सर ये डबल बॉन्ड कहाँ गया? कार्बन की संयोजकता 4 ही तो होती है, 1 2 3 4, इससे डबल बॉन्ड हटाना है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटॉन। क्लोरीटॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक निद्राकारी औषधि है। निद्राकारी औषधि है, नींद आती है इसको लेने से। क्लोरेटॉन, कई जगह क्लोरीटॉन लिखा हुआ है, वो भी सही है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है और क्लोरेटॉन का निर्माण करता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि होती है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करता हूं और इंपॉर्टेंट, HNO3 से क्रिया। HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया। तो देखिए यहां पर ये क्लोरोफॉर्म लिया मैंने CHCl3 है, मैं ऐसे लिखूं CCl3, H को मैंने आगे लिख लिया क्लोरोफॉर्म के, ठीक है। और HNO3 को मैंने ऐसे लिख दिया HONO2। HNO3 को मैंने तोड़ के ऐसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, जल का अणु निकल गया, पीछे क्या बच गया? CCl3NO2। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं युद्ध गैस में काम आने वाली दवाई। युद्ध गैस भी बोलते हैं इसको, आंसू गैस भी बोलते हैं इसको, आंसू गैस। इंग्लिश में हो गया वार गैस,
या टीयर गैस। तो जब युद्ध होता है या कई भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस भीड़ को भगाना होता है, तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। सुना होगा आपने कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वो क्लोरोपिक्रीन होता है, जिसको युद्ध गैस भी बोलते हैं और आंसू गैस भी बोलते हैं। तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी अभी आपके सामने आई। एक तो क्लोरीटोन आया जो निद्राकारी औषधि है, नींद में काम आती है, और एक युद्ध गैस युद्ध में भी काम आती है, आंसू निकालती है, आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। एक हास्य गैस भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मूवी आई होगी एक हाउसफुल, उसके अंदर वो सिलेंडर लेके जाता है, लास्ट में एक सिलेंडर फट जाता है, तो वो पूरे उसमें ऑडिटोरियम के अंदर फैल जाती है गैस, सब हंसने लग जाते हैं, वो हास्य गैस है। दोनों प्रकार की गैस अवेलेबल है, हास्य गैस भी है और आंसू गैस भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोपिक्रीन, युद्ध गैस, आंसू गैस। फॉर्मूला याद रखना है आपको, CCl3NO2। अब एक क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, पहले CBSE बोर्ड में आया था, फिर राजस्थान बोर्ड में आया था। क्वेश्चन था क्लोरीन से निर्मित दो विषैली गैसों के नाम बताइए। क्लोरीन से निर्मित दो विषैली गैसों के नाम बताइए। एक तो फोस्जिन गैस हो गई, दूसरी क्लोरोपिक्रीन भी विषैली गैस है, जहरीली होती है, हल्की, ये भी विषैली है। क्लोरीटोन निद्राकारी औषधि है, ज्यादा मात्रा में लोगे तो क्या हो जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी, तो शरीर के लिए तो विषैली हुई। तो ये क्लोरीन से निर्मित हानिकारक गैसें हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये हमारे रासायनिक गुण चल रहे हैं। फिर और इम्पोर्टेंट बता देता हूं मैं आपके, चौथा सिल्वर से क्रिया, Ag से क्रिया, ये भी एग्जाम में अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म लिया मैंने यहाँ पर, ये क्लोरोफॉर्म, इसके दो अणु लिए मैंने, ये क्लोरोफॉर्म Cl दो अणु लिए, इन दो अणुओं की क्रिया मैंने 6 सिल्वर के साथ करवाई। तो देखो यहाँ 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे, पीछे क्या बच गया, उधर बच गया CH, इधर भी क्या बच गया CH। बताओ बॉन्ड कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में क्या निकल गया 6 AgCl, ठीक है। तो बताइए इसका नाम क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, एथाइन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एथाइन, और सिंपल नाम इसका होता है एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एसिटिलीन भी बोलते हैं, IUPAC नाम होता है एथाइन। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, सुन लीजिए ध्यान से, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर के साथ, सिल्वर Ag, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर या रजत भी बोलते हैं, रजत पाउडर, सिल्वर पाउडर बोल दो या रजत। कई बार ये रजत लिखा हुआ आता है तो बच्चे सोचने लगे सर रजत क्या होता है, सर ने बताया नहीं, वही सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एथाइन का निर्माण करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, पांचवी अभिक्रिया देखिए, पांचवी अभिक्रिया है इसका अपचयन। तो सिंपल है, कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें, रटने वाली अभिक्रिया देखो। जब जिंक और HCl लिया जाता है और जब जिंक और जल लिया जाता है, दो अलग अलग उत्प्रेरक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन काम आते हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन काम आते हैं। अपचयन की बात हो रही है, यहाँ बनता है CH2Cl2, साथ में बनता है HCl। देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन मैंने लिए यहाँ पर, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, 2 तो ये 1 ये है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, क्लोरीन कितने, 3, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। डाइक्लोरो मेथेन बोलेंगे इसको, CH2Cl2 डाइक्लोरो मेथेन। इसी प्रकार यहाँ 6 हाइड्रोजन काम आते हैं और यहाँ बनती है मेथेन CH4, और 3 क्लोरीन 3 HCl के साथ बाहर निकल जाएंगे। 4 और 3 7, एक तो ये रहा और 6 ये रहे, 7 संतुलित है। तो ये रटने वाली अभिक्रिया है कि जिंक और HCl होगा तो क्या बनेगा, जिंक और जल होगा तो क्या बनेगा। तो ये रटने वाली अभिक्रिया है, रटनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं छठी अभिक्रिया, जलीय QoS से क्रिया। जलीय QoS से क्रिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट।
क्लोरोफॉर्म 3 Cl है, तो KOH कितना लूंगा मैं 3, ये 3 KOH ले लिए, 3 KCl बाहर निकल जाएंगे, पीछे क्या बच गया HCOH OH OH प्लस 3 KCl बाहर निकल गए। हुआ? क्या ये अभी के आगे चलेगी? बिल्कुल चलेगी। मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन के ऊपर यदि 2 से अधिक OH हो गए, सॉरी 1 से अधिक OH हो गया तो हमेशा किसका अणु बाहर निकलेगा? जल का। तो यहां से ये जल का अणु बाहर निकला, तो देखिए पीछे क्या बच गया HCOOH बचा कि नहीं? H, ये HCOOH HCOOH, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH से करवाने पर किसका निर्माण होता है? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ये कोई यौगिक नहीं है, ध्यान रखना, ये अस्थायी यौगिक है, क्योंकि OH कहते हैं 3, 1 से अधिक OH होगा तो कौन से अणु के रूप में बाहर निकलेगा? जल के रूप में। तो पीछे क्या बच गया? फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलेंगे HCOH। चलिए जी, नेक्स्ट रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं। लेक्चर बड़ा हो रहा है आज का, लगभग 1 घंटे का हो गया है, तो अब सप्ताह में 2 दिन ही लेक्चर आ रहे हैं, तो थोड़े से बड़े लेक्चर होना जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा लेक्चर किया है मैंने यहाँ पर। साथ ही अभिक्रिया चलते हैं, इंपोर्टेंट अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। हाफमान कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आई हुई अभिक्रिया है। तो देखिए हाफमान, ये मत कह देना सर ये तो है हाफमैन। हाफमैन का मतलब क्या होता है? आधा आदमी, आधा आदमी नहीं है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है हाफमैन। तो विदेशी वैज्ञानिक है, कई सारे नाम होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उल नाम रखे हुए हैं इनके, अपने यहाँ अपने वाले जैसे नाम कोई रख नहीं सकते, खूब सारे तरीके के नाम होते हैं। एक मेरे साथ लड़की पढ़ती थी 7वीं क्लास के अंदर, उसका नाम था धापुड़ी। तो देखिए हमारे यहाँ पर कैसे कैसे नाम होते हैं, उनके हाफमैन है, हमारे यहाँ पर धापुड़ी है, पप्पुड़ी है, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। एक नाम तो गजब था, खैर बाद में बताऊंगा मैं आपको नाम, पर हाफमान एक वैज्ञानिक का नाम है। हाफमान का मतलब यहाँ पर आधा आदमी नहीं है, ठीक है। इंपोर्टेंट अभिक्रिया ये क्या है? प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन याद कीजिए, प्राथमिक एमीन मैंने किसको बोला है? NH2 समूह को। अभी ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, आप 12th क्लास के अंदर आ चुके हो। NH2 समूह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन। अब देखिए एलिफेटिक एमीन का मतलब यहाँ पर R होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन किसको बोलेंगे? जिसमें बेंजीन वाले लगेगी, ये। तो प्राथमिक, दोनों प्राथमिक एमीन है, एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया जब हम करवाते हैं, प्राथमिक एमीन ये एलिफेटिक है, इसकी क्रिया हम लोग जब करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से, तो यहां पर बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। तो देखिए कैसा क्या बनता है, ये R है, R, ये N है, ये N, और यहां से ये C आ जाएगा, NC, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आगे एल्किल लगा है तो नाम क्या हो जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसको बोला आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड ये क्या होता है? अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, अत्यंत दुर्गंध आती है, बहुत भयंकर दुर्गंध आती है इसके अंदर, हम लोग खड़े नहीं रह सकते, अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है ये एल्किल आइसोसाइनाइड। और क्या क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर 3 पोटेशियम है तो 3 Cl के साथ बाहर निकलेगा, क्या बनेगा?
3 KCl। फिर देखिए हाइड्रोजन कितने बच गए, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे, 3H2। ठीक है, अगर मैं R की जगह ले लूं मैथिल, एल्किल की जगह मैथिल ले लिया, क्रिया के बाद ही मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहली KOH के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3, ये N, यहां से आएगा C, मेथिल आइसोसाइनाइड और 3 KCl और जल के अणु कितने बाहर निकलेंगे, 3। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं हम लोग कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे इसको करना है। तो क्रियाविधि के ऊपर चलते हैं, इसकी कैसे बनाएंगे। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि ले रहा हूं मैं। सबसे पहले KOH का एक अणु 2 भाग में डिवाइड होगा, K+OH-। ठीक है, सेकंड में मैं लेता हूं क्लोरोफॉर्म। तो देखो मैंने क्लोरोफॉर्म को ये लिख दिया, ये H आगे ले लिया, क्लोरोफॉर्म का ये जो H है वो आगे ले लिया और इस OH- से क्रिया करवा दी। अब देखो ये इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए, इसकी मैकेनिज्म समझना कि क्रियाविधि कैसे होती है। ये OH- है, बताइए जल का निर्माण किससे करता है, H+ के साथ क्रिया करके, H+, यानी इस H के ऊपर प्लस आना चाहिए तभी ये OH- क्रिया करेगा। बताओ H के ऊपर प्लस कब आएगा, जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के बाहर निकल जाएगा, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, जल, H2O। पीछे देखना, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले गए और इस कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CCl3, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, माइनस। लिख सकता हूं ऐसे, C के ऊपर 3 क्लोरीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, एक तो खुद का एक हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस। क्या आ गया, माइनस। साथ में किसका अणु बाहर निकल गया, जल का। अब देखिए तीसरा स्टेप, ये CCl Cl Cl, ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर ये क्या है, माइनस। अब लेते हैं ये K+ को, OH- का काम खत्म कर दिया हमने, ये K+ भी है, ये K+। बताइए K+ KCl कैसे बनाएगा, KCl बनाना है, जब K+ क्रिया करेगा किसके साथ, Cl- के साथ। और Cl- कब होगा, जब क्लोरीन बंद इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा यहाँ से बाहर, ये Cl बाहर निकल जाए। तो बताइए Cl के ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस, और इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा, प्लस। इसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ये, तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये Cl- यहाँ K+ से क्रिया करके क्या बनाएगा, KCl। बताइए पीछे यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया CCl2 और ये लॉन पे, ये लॉन पे बच गया। देखो ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, पहले से ही माइनस है तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या बच गया, CCl2 और यहाँ पर ये लॉन पे। अब देखिए इस कार्बन का क्या अष्टक कोण है, देखो कोष्ठक में देखो, कार्बन, लॉन पेयर और 2 क्लोरीन है। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। यानी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। अब देखिए चौथा स्टेप, ये ले लिया मैंने मैथिलेमीन, ये वाला HH, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर भी होता है क्योंकि संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और उसके साथ मैंने क्रिया करवा दी CCl Cl। तो देखो इसका अष्टक पूर्ण है, इसके पास लॉन पेयर भी है, इसका अष्टक अपूर्ण है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान में देगा। तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा।
इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3NHH, इलेक्ट्रॉन दिए इसने, इसके ऊपर प्लस आएगा, CClCl, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्रियाविधि के ऊपर चलते हैं। मेन हमारी ये थी अभिक्रिया, ठीक है, ये थी। क्या मेथिल अमीन का यूज हमने ले लिया, याद ये जो क्रियाविधि में हमने लिया है वो देखिए, CH3NH2 का उपयोग हम लोग ले चुके हैं, हाँ जी ले चुके हैं, CH3NH2। क्या क्लोरोफॉर्म का उपयोग हमने ले लिया, बिल्कुल ले लिया, ये ले CHCl3 का उपयोग हमने ले लिया, ठीक है। क्या 3 KOH का उपयोग हमने लिया है, नहीं। कितने KOH का उपयोग लिया है, एक। बताओ कितने KOH का उपयोग लेना बाकी है, 2। तो 2 KOH का यहाँ पर अब उपयोग होगा। एक बात तो ये 2 KOH, यानी इसके अंदर 2 K प्लस है और 2 OH माइनस है। आती है बात आपको समझ में। अब उत्पाद की तरफ चलते हैं। उत्पाद में क्या क्या बनना चाहिए, CH3NC बनना चाहिए, अभी बना नहीं है हमारे। KCl कितने बनने चाहिए, 3। हमारे पास कितने बने, हमारे पास 1 बना, 1 बना अभी तक। कितने बनने चाहिए, 3, यानी कितने चाहिए, 2 और चाहिए। जल के अणु कितने बनने चाहिए, 3। हमारे पास कितना बना, 1 बना। और कितने बनने चाहिए, 2, यानी ये पूरा उत्पाद अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। चलो पूर्ण कर लेते हैं। तो देखिए 2 K प्लस है, 2 KCl बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, 2 Cl माइनस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और Cl माइनस का मतलब क्या होगा, क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, आएगा माइनस। एक Cl माइनस यहाँ से निकल गया, एक Cl माइनस यहाँ से निकल गया, और 2 Cl माइनस 2 K प्लस से क्रिया करके बताओ क्या बन जाएगा, 2 KCl। मामला खत्म हो गया। एक KCl यहाँ मिला था, 2 KCl यहाँ मिल गई। अब बात करते हैं जल की। बताओ 2 OH माइनस के लिए कितने H प्लस चाहिए, 2। ये रेट। और H प्लस कब आएगा, जब हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को देकर जाएगा। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देके गया, पता 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ पर ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ से भी H प्लस निकलेगा, यहाँ से भी H प्लस निकलेगा। 2 H प्लस निकल गए, 2 H माइनस से क्या करके क्या बनाएंगे, 2 जल के अणु। पीछे क्या बच गया, सोचिए, पीछे बच गया CH3N। एक उपसहसंयोजक बनता, एक सिंगल बॉन्ड यहां से बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहां से बनेगा। तो यहां पर ये संरचना का निर्माण होगा, ये है ना। तो देखो उपसहसंयोजक बंध कैसे बना, 2 डबल बॉन्ड कैसे आए, 2 सिंगल बॉन्ड कैसे आए, वो यहां से हमें पता चलता है। अब कई सारे इसमें दिमाग लगाएंगे कि सर क्लोरीन बाहर निकला माइनस लेकर, यानी इसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर प्लस आएगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर भी प्लस आएगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। लेकिन ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। और यहाँ से भी लेगा तो वापस क्या आएगा, माइनस। बताओ ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कोई अभी नहीं बचेगा। अब कई सारे ये पूछेंगे कि सर यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, ये आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो प्लस और माइनस की संख्या क्या है, समान, इसका मतलब उदासीन है। संख्या समान हो तो लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में उत्पाद प्राप्त हो गया। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, देखो हार्ड मैकेनिज्म नहीं है। आप इस वीडियो को, इस मैकेनिज्म वाले वीडियो को बार बार देखिएगा, वापस खुद से कीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये जो क्रियाविधि मैंने यहाँ पर समझी है आपको लिख कर भेजनी है वापस, बिना देखे, है ना। पहले ट्राई कीजिएगा 2-3 बार देख देख के लिखने के, बिना देखे आपको ये क्रियाविधि मुझे भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक एलिफेटिक लिया है। अगर मैं एरोमेटिक लूँ, एरोमेटिक का मतलब अगर मैंने बेंजीन वाले ले ली, ये बेंजीन वाले, बेंजीन वाले एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, क्रियावादी मैंने क्लोरोफॉर्म और केओज के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेंजीन वाले, ये N के पास में क्या आ जाएगा, C
साथ में क्या निकल जाएंगे 3 KCl, साथ में क्या निकल जाएगा 3 H2। इसका नाम हो जाएगा फेनिल। अब बेंजीन नहीं बोलना है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जैसे इसका नाम था मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये रासायनिक गुण हो गए, अभी और भी बाकी है। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आज, 1 घंटे 10 मिनट का। आज सैटरडे है, आपके लिए तो बुधवार होगा क्योंकि आपके पास वीडियो आ जाए हैं, लेकिन आज शनिवार को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देखी थी जिसमें CBSE बोर्ड ने शाम को 5 बजे जो एग्ज़ाम्स बच गए हैं उनकी घोषणा करने को बोला है। 5 बजे, शाम को 5 बजे डेट अनाउंस हो जाएगी कि CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम जुलाई में तो होंगे, 1 जुलाई के बाद में होंगे, लेकिन उसकी डेट कौन सी होगी वो आज शाम को 5 बजे घोषित हो जाएगी। तो आप लोग बुधवार का ये वीडियो आज बुधवार के दिन देख रहे हो तो आपके पास न्यूज़ आ गई होगी कि एग्ज़ाम कब हो रहे हैं CBSE बोर्ड के। और CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है राजस्थान बोर्ड वाले भी एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित कर दे। तो हो सकता है सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक राजस्थान बोर्ड की भी एग्ज़ाम की डेटें घोषित हो जाए। कोरोना की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पहले 24 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर 1000-1200 केसेज आते थे कोरोना पॉजिटिव के, आजकल 4000 पर संख्या पहुंच गई है। टोटल 89,000 हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। तो 90,000 के पास में पहुंच गए हैं हम लोग। 1 लाख के पार निकल जाएगा ये सोमवार तक। और एक एम्स के निदेशक थे रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये कहा था कि जून जुलाई पर कोरोना होगा वो अपने चरम पर होगा। मैंने इस पर भी डाला था उनका इंटरव्यू, उनका था जून और जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा, यानी खूब सारी संख्या में बढ़ेगा। लेकिन उसके विपरीत हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, जानते होंगे आप, पहले दिल्ली के अंदर थे, बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जून जुलाई में ऐसा नहीं होगा, हमारी हालत है वो अमेरिका इटली जैसी नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज़ हम बोली है। अगर बात की जाए मृत्यु दर की कोरोना के केसेस में, तो जो भी मृत्यु हो रही है 80% केसेस में मृत्यु उनकी हो रही है जो बुजुर्ग है या जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, बीपी की है, इन सब की बीमारी पहले से ही उनको है। और जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है, लगभग 50 साल से ऊपर है, उन्हीं में जो डेथ हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें यंग थे उनकी डेथ हुई है, जिनमें कोई बीमारी के साइन नहीं थे। तो उनका रीज़न उन्होंने ये बताया था कि वो हॉस्पिटल देरी से पहुंचे थे, जिनको ये पता चल गया था कि हमारे अंदर ये कोरोना के लक्षण है, लेकिन वो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जा पाए। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। आपके आसपास अगर कोई आपसे पूछ भी ले, सिम्टम के बारे में पूछे, आपसे पूछे कि मुझे ये सिम्टम हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो आपको ये सलाह देनी चाहिए कि जुकाम, अगर खांसी है उसको सूखी खांसी, और हल्का सा बुखार है, 2-3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है और हल्की खांसी हो रही है, कफ के साथ नहीं होनी चाहिए, सूखी खांसी होनी चाहिए, तो उसको तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कोरोना की जांच करवा देनी चाहिए। तो कोरोना की जांच गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में वैसे फ्री है, निःशुल्क है, तो करवा सकते हैं। तो उससे पता भी चल जाता है और दिमाग में जो वहम है वो चला जाता है, क्योंकि ये अभी मौसम नहीं है खांसी का, जुकाम का, बुखार का, ये भी आपको पता है कि अभी ये मौसम है नहीं। तो बिना मौसम अगर ये होता है तो इसका मतलब इसके सिम्टम हो सकते हैं कोरोना के, तो उस समय चेक करवाना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा जल्दी चेकअप होता है उतना ही ज़्यादा इलाज भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोरोना हो गया इसका मतलब ज़िंदगी ख़राब हो गई या हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो डेथ केवल उनकी होती है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो डरना नहीं है अपने को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।